नमस्कार साथियों, जैसा है कि आपको आज जो वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो है चैप्टर 6 की सेकंड वीडियो, जिसमें आपका बेहतरीन सा टॉपिक रहने वाला है आज सेल का विद्युत वाहक बल। और जिसमें जो कुछ चल रहा था एकदम बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सेल का विद्युत वाहक बल आज पढ़ने वाले हैं। हमने विद्युत सेल पढ़ा था, अब देखते हैं एक बार कि सेल का विद्युत वाहक बल होता क्या है। ठीक है, तो देखें फटाफट से क्या होता है हमारा सेल का विद्युत वाहक बल। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको एक सेल पढ़ाया था, ठीक है, और सेल में हमने क्या लिए थी, दो कोई इलेक्ट्रोड या दो प्लेटें ली थी। आप कहोगे हाँ सर आपने क्या ली थी, दो प्लेटें या फिर इलेक्ट्रोड बोल सकते हो। ठीक है, अब ये हमने ली थी। ठीक है, जल्दी से देख लें, मैं रफली बना रहा हूं, आप लोग अच्छे से इसे बना सकते हैं। और इसमें मैंने क्या भरा था, वैद्युत अपघट का घोल भर दिया था। आप कहेंगे हाँ सर आपने क्या भरा था, इसमें वैद्युत अपघट का घोल भरा था। ठीक है सर, इसमें हमने क्या भरा था, वैद्युत अपघट का घोल। तो देखो इसमें हमने क्या भर दिया, वैद्युत अपघट का घोल भर दिया। अब फटाफट से आप लोग देखें, इसमें हमने क्या किया था, इन प्लेटों को किसी एक तार के माध्यम से जोड़ दिया था। ठीक है, इस प्रकार से यहां चाहो तो कोई एक लोड प्रतिरोध भी लगा सकते हो। ठीक है, और भी लगा सकते हो आप इस प्रकार से, इसे मान लो R1 और इसे मान लो R2। चाहो तो आप लोड प्रतिरोध लगा सकते हो, नहीं तो आप एक बल्ब लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान दो आप लोग, देखो अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक काम करो, यहां पर जो लोड प्रतिरोध है तुम्हारा वो एक ही रखो, जिससे तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो गए, है ना, क्योंकि कल हमने एक बल्ब लगाया था तो जिससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। यहाँ केवल आप R रख लो। अब सुनो आप लोग, देखो अच्छे से दिमाग लगाना। मैंने आपके लिए क्या बताया था, वैद्युत सेल के बारे में पढ़ाया था। वैद्युत सेल क्या थी, एक वह युक्ति थी जो रासायनिक ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा में बदल देती थी। आप कहोगे हाँ सर यही युक्ति थी। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। अब देखो आप लोग समझो, सेल क्या करता है कि मतलब जब इन दोनों प्लेटों के लिए किसी तार से जोड़ दिया जाता है तब इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है या आवेश प्रवाहित होने लगता है ना। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश इसमें प्रवाहित होने लगता है। तो इसमें जब आवेश प्रवाहित हो रहा होता है तो सेल क्या करता है, इस प्रकार से आवेश का प्रवाह करता है इसमें, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आवेश का प्रवाह करता है। अब देखना मैंने किस प्रकार से तीर के निशान बनाया, मतलब सेल किस प्रकार से आवेश का प्रवाह कर रहा है, आप समझो अच्छे से। इसमें सेल क्या कर रहा है कि किसी आवेश के लिए सेल सहित पूरे परिपथ में घुमा रहा है। मतलब जो आवेश है वो सेल से इस प्रकार से होकर पूरे इस प्रकार से गुजर रहा है, ध्यान रखना। तो जब सेल क्या कर रहा है, किसी आवेश के लिए पूरे परिपथ में ले जाकर फिर सेल में ही लेकर आ रहा है, तब इस प्रकार से लेकर जा रहा है, तो इसे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। इस काम के लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है, या फिर कह सकते हैं कुछ ना कुछ इसे ऊर्जा देनी पड़ रही है। जब इसे कार्य करना पड़ रहा है या ऊर्जा देनी पड़ रही है तो सर इसी को हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब इसके लिए आप परिभाषा में कैसे प्रो सकते हो, वो ऐसे प्रो सकते हो, क्या बन सकती है परिभाषा, यही बन सकती है कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं ये परिभाषा, आप लोगों को बिल्कुल अच्छी लगेगी। ठीक है, देखो हमारी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा होती है एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए। ठीक है, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है सर, तो आप याद रखें कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित
करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना कि सेल का विद्युत वाहक बल होता क्या है। सेल ही प्रवाहित करता है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऊर्जा कौन दे रहा है? सेल ही तो दे रहा है आवेश के लिए। ठीक है, और सेल जो आवेश को ऊर्जा दे रहा है वो इस प्रकार से घुमा रहा है उसे कि जो आवेश आ रहे हैं वो सेल से भी होकर जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको परिभाषा दी कि सेल द्वारा एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में जितना कार्य करना पड़ता है क्या कहलाता है? हमारा विद्युत सेल कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मल सा टॉपिक था, हमारा समाप्त हुआ। अब हम क्या देखेंगे? सेल का टर्मिनल विभवांतर। क्या देखेंगे? सेल का टर्मिनल विभवांतर। क्या देखेंगे सर? टर्मिनल विभवांतर। देखो सेल का टर्मिनल विभवांतर हमारा क्या होगा? सेल का टर्मिनल विभवांतर। देखो सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है उसके लिए मैं आपके सामने एक चित्र बना रहा हूं। ठीक है, तब आपको कुछ ज्यादा ही समझ आएगा। देखो मैं इस प्रकार से यहाँ मैं लोड प्रतिरोध भी लगा दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपके अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ कोई एक सेल लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये प्लस ये माइनस है ना। यहाँ इसे R1 बोल दो, इसे R2 बोल दो, इसे R3 बोल दो। ठीक है, ये मान लो ये जो लगा हुआ है A और B बिंदु के बीच में, ये जो है B और C के है, और यहाँ क्या कर दोगे आप? D कर दोगे। नॉर्मल सी बात है ना। आगे सुनो, यहाँ से यहाँ तक का विभव क्या मान लो? B1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का विभव क्या हो जाएगा? B2। यहाँ से यहाँ तक का विभव क्या हो जाएगा? B3 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है, तो सभी का विभवांतर अलग अलग होगा। ठीक है, आप नॉर्मल जानते हो, लेकिन आप एक बात और भी जानते थे। क्या जानते थे? अभी आपको पढ़ाया था संधारित्र वाले चैप्टर में कि रास्ते बदलने पर धारा बदलती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या है तुम्हारा, सुनो। देखो यहाँ मान लो एक कुंजी लगी हुई है। कुंजी को हमने किया ऑन, और कुंजी को जब हमने ऑन किया इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। अब सेल क्या कर रहा है? इस धारा के लिए अर्थात इस आवेश के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचा रहा है, फिर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचा रहा है, फिर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचा रहा है। इस कार्य को करने में जितनी ऊर्जा लग रही है सेल की, वही क्या कहलाती है? सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाती है। सर इसको कैसे और अच्छे से समझ सकते हो? इसको ऐसे समझ सकते हो। आप एक नॉर्मल परिभाषा दो इसकी। नॉर्मल परिभाषा क्या होगी कि सेल द्वारा एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। एक बार और बोल रहा हूं, आप लोग समझ लेना अच्छे से कि सेल द्वारा एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है सर? सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखना। क्या कहलाता है? टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो देखो आप लोग बहुत अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा और समझा रहा हूँ। परिभाषा तो आपने लिख ली होगी। जैसे मान लो मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ ए से बी के बीच में टर्मिनल विभवांतर। ए से बी के बीच में टर्मिनल विभवांतर आप लोग समझे। देखो यहाँ से यहाँ तक जो आवेश आ रहा होगा Q1 होगा, है ना। इस प्रकार से यहाँ से तक क्या होगा? Q2 होगा। मान सकते हो ऐसा क्या कर सकते हो? मान सकते हो, लेकिन हम लोग क्या रखेंगे? नॉर्मल रखेंगे, क्योंकि हमारे आवेश यहाँ बदल नहीं रहे हैं। हमारे आवेश यहाँ बदल नहीं रहे हैं। हमने आपसे क्या कहा था? केवल और केवल बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है। केवल और केवल बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है, इसीलिए धारा का मान सेम ही रहेगा। तो आवेश भी यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा? एकदम सेम रहेगा। मान लो आप धारा ही प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो आई ही रहेगी हर जगह पर। क्या रहेगी? आई ही प्रवाहित होती हुई आ रही है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो आवेश की प्रवाह को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं, तो कह सकते हो कि आवेश क्यों प्रवाहित होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर समझे आप लोग कि विभवांतर क्या होता है। आपका फार्मूला होता था वैद्युत विभव में, आपने पढ़ा था B बराबर W/Q। सर आपने पढ़ा था? हाँ सर हमने बिल्कुल पढ़ा था। हमारा फार्मूला होता था B बराबर W/Q। ठीक है, तो सुनो, यहाँ से यहाँ तक आवेश आया होगा। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। तो उसे कितना कार्य करना पड़ा होगा? W1 कार्य करना पड़ा होगा। ठीक है, तब यहाँ से यहाँ तक उसे विभवांतर कितना प्राप्त हुआ है? B1। ठीक है, तो हमारा A से B के बीच के लिए तो ये फार्मूला हो जाएगा। अगला B से C तक गया होगा, तो इसे विभवांतर क्या है? B2 है। कार्य क्या करना पड़ा होगा? W2। और आवेश तो हमारा सेम ही रहेगा। हमने अभी आपके लिए बताया कि बिंदु बदलने पर केवल विभवांतर बदलता है, धारा नहीं बदलती है। आगे हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? C से D तक जाएगा। तो सर हमारा क्या आ जाएगा? B3 बराबर W2/Q आ जाएगा। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? सेल का टर्मिनल विभवांतर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप लोग समझ भी चुके हैं पहले से ही कि सेल का टर्मिनल विभवांतर होता क्या है। मैंने आपको समझाया भी हाल। क्या होता है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? हमारा
सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाते हैं। और नॉर्मल सी बात एक बार और आप ध्यान रखना कि एकांक आवेश हम एकांक बोलते किसी, जिसे हम एकांक बोलते हैं उसे हम हमेशा बटे में रखते हैं। कहाँ रखते हैं सर? बटे में रखते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, जो चीज़ हमारी एकांक होती है वो हमेशा बटे में रहती है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जय हिंद।